हेलो एवरीवन। सीजेपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 7वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम भारत में मैदानों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों और संभावित प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। भारत में मैदानों का विस्तार मुख्यतः नॉर्थ इंडिया में, या यूँ कहें कि पंजाब, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। मैदानों से संबंधित जब प्रश्नों की चर्चा करते हैं तो सामान्यतः हमको दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है मैदानों के विस्तार के बारे में और दूसरा है मैदानों की संरचना के बारे में। ठीक है, तो दो प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहला है मैदानों का विस्तार कहाँ कहाँ पे है और मैदानों की संरचना, मैदानों की संरचना किस प्रकार के मैदान पाए जाते हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि जब संरचना की हम बात करते हैं तो आपने प्रीवियस क्लासेस में या जब भी आपने ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने भाबर, तराई, बांगर, खादर इस प्रकार के नाम ज़रूर सुने होंगे। और साथ ही आपने ये भी पढ़ा होगा कि भारत में मैदानों का विस्तार सिंधु सतलज के आसपास है, गंगा नदी के आसपास है, ब्रह्मपुत्र का मैदान एक आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब है कि नदियां जहां पे प्रवाहित हो रही हैं उनके आसपास के क्षेत्र मैदानों के रूप में विकसित हो गए हैं और इन्हीं नदियों के आसपास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो गए हैं जिनको कि हम भाबर, तराई, बांगर, खादर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही कारकों के आधार पर हमें मैदानों में दो चीज़ों के बारे में, दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहला है मैदानों का विस्तार कहाँ कहाँ पे है और दूसरा है मैदानों की संरचना किस प्रकार की है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मैदानों के विस्तार के बारे में, है ना। मैंने क्या बताया, मैदानों के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो इनमें दो टॉपिक्स पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहला है मैदानों का विस्तार, जिनमें कि सिंधु के आसपास का मैदान, गंगा के आसपास मैदान और ब्रह्मपुत्र के आसपास मैदान के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है संरचना की दृष्टि से। तो संरचना की दृष्टि से भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं नदियों के आसपास: भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, तो इन चीज़ों को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, तो हमने ये देखा कि ये जो स्ट्रक्चर और नदियों का नाम मैंने बताया, जो मैदानों का नाम मैंने बताया, वो तो सब नॉर्थ इंडिया के आसपास है। तो क्या साउथ इंडिया में मैदान नहीं है? देखिए, मैदान कहने को तो हैं, पर एक्चुअल में ये जो पूरा क्षेत्र है यह पठारी क्षेत्र पर बसा हुआ है। ठीक है, ये जो पूरा मध्यवर्ती या दक्षिण भारत है, यह पूरा पठारी क्षेत्र पर बसा हुआ है, जिसको कि हम प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय भारत का पठार भी कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत में हमको मैदानों के नाम पर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको कि हम कहते हैं तटीय मैदान। ठीक है, भारत में तटीय मैदानों के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य में उसके तटीय मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। जैसे गुजरात में, मैंने यहाँ पे मैप में ड्रॉ किया है, गुजरात में जो तटवर्ती मैदान है इनको काठियावाड़ तट कहा जाता है। गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो भी एरिया आता है इसको कोंकण या कोंकण तट कहा जाता है। इसके बाद में गोवा से लेकर के लगभग पूरा का पूरा कर्नाटक में जितना मैदान आता है इनको कन्नड़ तट या कैनारी तट कहा जाता है। और इसके नीचे तमिलनाडु तक जो भी मैदान का क्षेत्र आएगा इसको हम मालाबार तट या केरल तट भी कहते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में जो भी तटीय क्षेत्र कवर होता है इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में आंध्र प्रदेश, लगभग आधा आंध्र प्रदेश उत्तर की तरफ हम चलते जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में जो मैदानी क्षेत्र आता है इसको हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं और इसके ऊपर उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उड़ीसा में जो तटीय क्षेत्र है इसको उत्कल तट या कलिंग तट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उनके बारे में मैंने आपको एक मोटा मोटा खाका बता दिया कि हमको नॉर्थ इंडिया में मैदानों की संरचना के बारे में पढ़ना है, प्रमुख मैदानों के बारे में पढ़ना है और दक्षिण भारत में तटवर्ती मैदानों के बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ कि भारत में नॉर्थ इंडिया में जो हम प्रमुख मैदान देखने वाले हैं इसमें सबसे पहली चीज़ कि मैदानों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इनका विस्तार उत्तर भारत में ही ज़्यादा क्यों है। तो मैदान उत्तर भारत में हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में फैले हुए हैं, है ना।
ऊपर ये पूरा हिमालय का क्षेत्र हो गया, इसके नीचे ये पूरा प्रायद्वीप, और इसके बीच में जो भी एरिया फैला हुआ है इसी को हम मैदानों के नाम से जानते हैं। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, ठीक है, भारत के महान मैदान। तो ये जो ग्रेट प्लेन्स हैं ये इन्हीं के बीच में क्यों फैले हुए हैं, इनके बारे में अगर बात करें तो क्योंकि नदियाँ अपने साथ खूब सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती है, अवसाद लेकर के आती है, और जो भी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो हिमालय को तोड़ फोड़ करते हुए उसके साथ जो अवसाद है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, वो सब लेकर के आती है। और ऊपर से जब नदी जो है वो ऊपर से जब ढाल का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर बहती है तब उसकी गति तीव्र होती है। जब गति तीव्र होती है तो ये इतने सारे सेडिमेंट्स को अपने साथ कैरी कर लेती है, ठीक है, बहा करके ले जाती है। लेकिन जब ये नीचे की ओर आती है, पर्वत से नीचे की ओर आती है, तो इनकी स्पीड, इनकी जो गति है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और ये जो नदियाँ हैं अपने साथ लाए गए अवसादों को अपने ही मार्ग में इनको डिपॉजिट करते चले जाते हैं, ठीक है, इन अवसादों का निक्षेपण करते चले जाते हैं। और इसी वजह से यहाँ से निकलने वाली जो भी नदियाँ हैं, हिमालय के आसपास की निकलने वाली जो भी नदियाँ हैं, उसने अपने साथ सैकड़ों वर्षों में, हजारों लाखों वर्षों में इतना सारा सेडिमेंट्स लेकर के आया है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सेडिमेंट्स की वजह से एक प्लेन फॉर्म में डेवलप हो गया है, ठीक है। तो प्लेन्स नॉर्थ इंडिया में क्यों है, इसका एक रीज़न हमने देखा, ठीक। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा लगभग सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, इसलिए इसको मध्यवर्ती मैदान भी कहा जाता है। इस मध्यवर्ती मैदान के पश्चिम की तरफ थार का मरुस्थल हमको देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा एरिया थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, राजस्थान में। इसके इतने विशाल या इतने बड़े होने की वजह से इसको महान मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मतलब महान मैदान भी कहा जाता है। इसको मध्यवर्ती मैदान भी कहा जाता है। इसके रीजंस आपको पता चल गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा कर्क रेखा के उत्तर में होने की वजह से इसको उत्तर भारत का मैदान भी कहा जाता है। एक तो मैप के हिसाब से देखें तो नॉर्थ इंडिया में तो पड़ता ही है, नॉर्थ ना कहें कि सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, लगभग मध्य प्रदेश के उत्तर की तरफ ये पूरा का पूरा मैदान पड़ता है। लेकिन कर्क रेखा के उत्तर की ओर होने की वजह से इसे उत्तर भारत का मैदान भी कहते हैं, ठीक। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ तक? पंजाब से लेकर के पूरा का पूरा असम तक। यह लगभग कितना? 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई के बारे में अगर देखें तो पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई ज़्यादा दिखाई दे रही है हमको, है ना। लेकिन जैसे ही पूर्व की तरफ चलते जाएंगे इसकी चौड़ाई जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसका सामान्य रीज़न क्या है कि भारत जो है वो पूर्व की तरफ थोड़ा सा सकरा है, जिसका जैसे आप इसका मैप देख रहे हैं तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि पश्चिम की तुलना में भारत जो है वो पूर्व की तरफ थोड़ा सा चपटा हुआ है या सकरा है। साथ ही दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सारी नदियों का प्रवाह है, ठीक है। तो इनको सेडिमेंट्स को जमा होने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है पूर्व की तरफ, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे लंबाई चौड़ाई के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर एक विस्तार मोटा मोटा याद रखिएगा कि लगभग 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक। इसके अलावा भारत के इन मैदानों के बारे में कहा जाता है कि ये विश्व के सबसे ज़्यादा समतल मैदानों में से एक हैं। विश्व के अन्य देशों में या अन्य क्षेत्रों में जो मैदान पाए जाते हैं, कभी कभी वहाँ पे हमको छोटे मोटे पर्वत या टीले भी दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भारत में यूपी बिहार वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो मैदान पाए जाते हैं वो विश्व के सबसे ज़्यादा समतल क्षेत्रों में व्याप्त हैं, शामिल हैं, ठीक। और ये इतने प्लेन हैं कि जब हम प्लेन्स के बारे में चर्चा करते हैं तो आपको पता होगा एक ढाल की भी चर्चा करते हैं कि कहीं पे ढाल कितना है। भाई पानी तभी बहेगा ना जब वहाँ पे एक निश्चित ढाल होगा, बिल्कुल प्लेन रहेगा, बिल्कुल 180 डिग्री वाला प्लेन रहेगा, तब तो वहाँ पे पानी जो है वो जहाँ पे इकट्ठा है वहीं पे रह जाएगा। लेकिन नदियों का बहाव क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर एक बिल्कुल जेंटल सा, बिल्कुल नॉर्मल सा एक स्लोप हमको दिखाई देता है। तो उत्तर भारत में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो क्यों प्रवाहित हो पाती हैं? क्योंकि इन मैदानों में बिल्कुल मिनिमम ढाल भी है। अब वो ढाल कितना है? तो ये ढाल है पर किलोमीटर लगभग 25 सेंटीमीटर का ढाल है, ठीक है। 1 किलोमीटर के पीछे लगभग 1 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो अपने
पूर्व स्थान से आप वर्तमान स्थान तक जब पहुंचेंगे तो लगभग 25 किलोमीटर वहाँ से पूर्व स्थान से वर्तमान स्थान तक आप नीचे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं एक रफ आइडिया के हिसाब से ड्रॉ करूं, अगर हम इसको बिल्कुल एक आदर्श स्थिति मान लें, 180 डिग्री वाला एंगल मान लें, तो अगर हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि मैं 0 सेंटीमीटर वाले हाइट पे खड़ा हूँ, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते चलो जाऊँगा वैसे वैसे मैं लगभग 25 सेंटीमीटर का ढाल कवर कर चुका हूँगा। मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे 0 सेंटीमीटर हाइट नापा होगा तो यहाँ पे मुझे -25 सेंटीमीटर दर्ज करने को मिलेगा। यह इसका स्लोप है, कितना, 1 किलोमीटर अगर मैं चल लूँगा तो। कहाँ पर? इस मध्यवर्ती मैदान में। तो कुछ बेसिक और बहुत ही काम के फैक्ट्स मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पूरा एरिया है लगभग 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और यहाँ पर ढाल कितना है, प्रति किलोमीटर लगभग 25 सेंटीमीटर का ढाल हमको दिखाई देता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे इतने सारी नदियाँ अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं वो बहुत ही उपजाऊ किस्म के सेडिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो मैदान है, भारत का जो मध्यवर्ती मैदान है या वृहद मैदान है, यह विश्व के सबसे या कुछ बहुत ही उपजाऊ मैदानों में शामिल है। ठीक है, ये जो मैदान है इसको भारत के लिए खाद्यान्न का घर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको फूड स्टोर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र को भारत के लिए खाद्यान्न का घर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धान, गेहूँ, ये धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ये सब बहुत आयत में उगाए जाते हैं। मक्का हो गया, इसके अलावा गन्ना को भी खूब सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो उत्तर भारत में आप यूँ कह सकते हैं कि पंजाब से लेकर के बंगाल तक धान, गन्ना, गेहूँ ये सभी खूब उगाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये यहाँ पे जो डिपोजिशन है, मतलब मलबे जो यहाँ पर जो अवसाद यहाँ पर सैकड़ों लाखों वर्षों में डिपॉजिट किए गए हैं, इनकी अगर हम गहराई की बात करें तो आप लगभग कह सकते हैं कि औसतन 1300 से लेकर के 1400 मीटर तक की गहराई तक हमको इन मैदानों में वह संरचना मिलती है जो कि नदियों द्वारा ला करके निक्षेपित किए गए हैं। ठीक है, मतलब लाखों वर्षों में नदियों ने इतना सेडिमेंट लाया है, इतना सेडिमेंट यहाँ पे जमा किया है कि उसकी अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1300 से 1400 मीटर की उसकी ऊंचाई हो गई है। इतना डिपोजिशन यहाँ पर किया गया है नदियों के द्वारा। ठीक, और साथ ही यही जो मैदान है वो सभ्यताओं की जन्मभूमि भी रहे हैं। आप चाहे हड़प्पा सभ्यता से देख लें, वैदिक काल से देख लें, सभी सभ्यताओं का विकास लगभग नदियों के आसपास ही हुआ है। और भारत में अगर विशेष रूप से चर्चा करें तो भारत में भी सभ्यताओं का विकास पहले तो सिंधु नदी के आसपास हुआ, और धीरे धीरे वैदिक सभ्यता आते आते या आर्यों का जो आगमन है, आर्यों का जो विस्तार है मध्य भारत वाले इन मैदानी क्षेत्रों में भी फैल गया था। ठीक है, तो मैदानों के बारे में ये कुछ प्रमुख चर्चा थी। इसके बाद में हम एक एक करके भारत में मैदानों के बारे में देखते हैं कि मैदानी क्षेत्र कहाँ कहाँ पर विस्तृत हैं। इसमें मैंने आपको मुख्य रूप से 3 क्षेत्र बताए हैं। एक तो है सिंधु नदी के आसपास, दूसरा है गंगा के आसपास, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र के आसपास। सबसे पहले सिंधु और इसके सहायक नदियों के आसपास जो मैदान है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं सिंधु सतलज का मैदान। असल में यहाँ पे एक नदी है सतलज नदी, जो कि पंजाब से होकर के बहती है, हिमाचल और पंजाब से होकर के बहती है। इस नदी के बीच में, सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो मैदान आता है, जनरली इसको हम सिंधु का मैदान भी कह लेते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में विशेष रूप से इसका लोकेशन की चर्चा करें तो सिंधु सतलज का मैदान इसको कहा जाता है। ठीक है, लोकेशन आपको समझ में आ गया। सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, इन सभी की मैं चर्चा बाद में करूँगा, हालांकि ये लोकेशन याद रखिएगा। तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर नाम से, मानसरोवर झील के आसपास कई सारी नदियों का उद्गम होता है। खास करके भारत के लिए महत्वपूर्ण 3 नदियों का उद्गम होता है। एक तो है सिंधु, दूसरा है सतलज और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों का उद्गम मानसरोवर लेक के आसपास होगा। इसके अलावा यहाँ पे सिंधु और सतलज ये दोनों भारत से होकर के, मतलब
एक तो भारत से होकर के पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि मैदानी क्षेत्र है और भारत के अंदर इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसका बाकी का हिस्सा पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, तो वहाँ पे मैदानों का निर्माण होता है। लेकिन भारत के संदर्भ में क्या विशेष है, तो सिंधु सतलज का जो मैदान है यह भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, वहाँ पे मैदानों का निर्माण करता है। भारत के संदर्भ में विशेष चर्चा करें तो भारत के हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में मैदान का निर्माण करते हैं। लेकिन सिंधु वर्तमान समय में देखें तो सिंधु का मैदान ज्योग्राफी की विभिन्न किताबों में आपको पढ़ने को मिलता है कि सिंधु का मैदान केवल पाकिस्तान में फैला हुआ है। खैर हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको अन्य मैदानों की भी चर्चा करनी है और इसका कॉस्ट बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा। आप इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करेंगे तो भी आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा एग्जाम्स में। हम एक रफ आइडिया लेकर के चलते हैं कि सिंधु सतलज के मैदान का क्षेत्र कहाँ पे विस्तृत है। तो सबसे पहले तो है पाकिस्तान, इसके अलावा आपका पंजाब, पाकिस्तान के आसपास जो फैला हुआ पंजाब है वहाँ पे भी, और भारत में हरियाणा, इसके अलावा थोड़ा सा पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों को हम सिंधु सतलज का मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब विशेष क्या है भारत के इतिहास में, भूगोल में या भारत की अर्थव्यवस्था में इस मैदान का क्या योगदान रहा है, तो सबसे बड़ा योगदान रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। ये जो पूरा मैदान है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड वाला एरिया था, है ना। और आपको पता है भारत में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फायदा पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों को हुआ है और इसका वजह ये था कि यहाँ पर सिंधु सतलज नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से फैली हुई उपजाऊ मिट्टी तो है ही, सिंधु नदी का पानी भी यहाँ पर अवेलेबल है। इस पर भाखड़ा और नांगल डैम बनाए गए हैं जिससे सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ पर मिलती रही है। इन सभी की वजह से आप देखेंगे तो सिंधु के सतलज के आसपास जो मैदानी क्षेत्र है वो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा संपन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र। तो सिंधु सतलज का मैदान भारत के लिए भौगोलिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक रूप से हमको पता है कि इन्हीं के आसपास सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ था, है ना। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का पर्याप्त मात्रा है, सिंचाई के लिए सतलज नदी से पानी मिलता ही रहता है और यही वजह था कि उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी भारत में हरित क्रांति का विकास इतना बेहतर तरीके से हो पाया था। ठीक है, तो पहला मैदान के बारे में हमने बात किया जिसको कि हम सतलज का मैदान कह सकते हैं या सिंधु सतलज का मैदान भी कह सकते हैं। ठीक, सेकंड है गंगा का मैदान। अब जब गंगा का मैदान कहा जाता है तो ये पूरा का पूरा एरिया जो कि यूपी बिहार में फैला हुआ है इसको हम कहते हैं गंगा का मैदान। और गंगा का मैदान कहते हुए भी इसको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक को है ऊपरी गंगा का मैदान, एक है मध्य गंगा का मैदान और एक है निचली गंगा का मैदान। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है, तो गंगा जहाँ से शुरू होती है उसको हम ऊपरी गंगा का मैदान कह लेते हैं, मध्य वाले क्षेत्र को हम मध्य गंगा का मैदान कह लेते हैं और गंगा जहाँ पे 2 भागों में विभाजित होने लगती है उसके जस्ट पहले के क्षेत्र को हम लोअर गंगा या निचली गंगा का मैदान भी कहते हैं। ठीक, अब इन मैदानों में क्या विशेष चीज़ है इसके बारे में अगर देखें तो यमुना नदी कहाँ पे है, ये अब जब आप गंगा नदी देख रहे हो इसी के जस्ट पश्चिम में यमुना नदी भी है। ठीक है, नदियों वाले टॉपिक में इसमें विशेष चर्चा करेंगे। तो गंगा और यमुना, खास करके यमुना नदी से लेकर के पूर्व की तरफ अगर हम चलते जाएंगे तो बंगाल का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, ये जो बंगाल का एरिया है या यूं कहें कि बांग्लादेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ तक हमारा गंगा का मैदान कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक, यमुना नदी जहाँ से इसका बॉर्डर है वहाँ से लेकर के और बांग्लादेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र को हम भारत के संदर्भ में गंगा का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार लगभग 1300-1400 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है।
इस पूरे डिस्टेंस को अगर हम देखें तो लगभग 1300-1400 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। साथ ही अगर हम स्पेसिफिक नदियों की बात करें कि कौन कौन सी नदियों के बीच यह क्षेत्र फैला हुआ है, तो पश्चिम में घग्गर और पूर्व में तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। ये है ना तीस्ता नदी, ठीक है। तो पश्चिम में घग्गर और पूर्व में तीस्ता नदी के बीच तक यह फैला हुआ है। इसका ढाल कहाँ से कहाँ तक है, तो अब आप यहाँ पे ढाल देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पे नदियाँ प्रवाहित होती है। आप देख रहे हो कि नदियाँ यहाँ पर कहाँ से, उत्तर पश्चिम से, कहाँ पे, उत्तर पश्चिम से लेकर के और दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही है। आसानी से देख सकते हैं आप इस तरीके से। जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसमें ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो नदियों का प्रवाह किस तरफ से है, उत्तर पश्चिम से लेकर के और दक्षिण पूर्व की तरफ नदियों का प्रवाह है, ढाल है, ठीक है। तो ये बहुत वन लाइनर क्वेश्चन टाइप के फैक्ट्स हैं जो कि आपको इमेजिनेशन से भी बन सकते हैं। एग्जाम हॉल में इसको रटा हुआ होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही इसका ढाल के बारे में बात किया। उसके बाद में यहाँ पे मिट्टियाँ यहाँ की बहुत फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उर्वर भूमि है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि वैदिक सभ्यता के बाद जो भी सभ्यताएं यहाँ पे विकसित हुई वो बहुत ज़्यादा संपन्न हुई, ठीक है। चाहे हम बात करें कि पूरी की पूरी मगध साम्राज्य, कितना विशाल सेना को रखने के लिए, उनके भोजन के लिए आपको फसल की आवश्यकता होगी, ठीक है। फसल कहाँ से आएगा, तो फसल जो है वो बंजर भूमि में इतने लोगों का पेट नहीं पाला जा सकता। इतना फसल उगाने के लिए हमको उपजाऊ भूमि की ही आवश्यकता होगी, जो कि गंगा यमुना के आसपास पर्याप्त मात्रा में फैला हुआ था, ठीक है। और यही वजह है कि इतिहास में भी और वर्तमान में भी यहाँ पे हमें भरपूर जनसंख्या दिखाई देती है। मगध साम्राज्य में इतनी विशाल जनसंख्या, साथ ही वर्तमान में भी यूपी बिहार वाली पूरी जनसंख्या को आप देखेंगे तो इतना जनसंख्या यहाँ पर संकेंद्रित होने का वजह एक ही है, या सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पे खेती पर्याप्त मात्रा में हो सकती है, क्योंकि पहली चीज़ यहाँ पर भूमि बहुत ही उर्वर है, फर्टाइल लैंड है। दूसरी चीज़ यहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था भी है इन नदियों की वजह से, ठीक है। चलिए तीसरे मैदान की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास फैले होने की वजह से इसको कहा जा रहा है ना। नदियों के ही वजह से इनका नाम पड़ा है, चाहे सिंधु का मैदान कह लें, चाहे गंगा का मैदान कह लें, चाहे ब्रह्मपुत्र का मैदान कह लें, सभी को इनकी मुख्य नदी की वजह से यह नाम पड़ा है। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका तीस्ता नदी से पूर्व की तरफ जब हम चलेंगे तो मिलेगा हमको ब्रह्मपुत्र नदी। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों तरफ कुछ 100 किलोमीटर का एरिया अगर हम लेंगे तो यह पूरा का पूरा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, यह पूरा क्षेत्र कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। इसके लोकेशन, साथ ही इसके विस्तार के बारे में हम बात कर चुके हैं। स्पेसिफिक अगर लोकेशन नाम के बारे में अगर पूछा जाए तो सदिया और धुबरी के बीच यह फैला हुआ है। असम का सदिया हो गया और साथ ही यह पॉइंट हो गया धुबरी, ठीक है। सदिया से लेकर के धुबरी तक यह फैला हुआ है। कौन कौन सा, असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नामक गॉर्ज से एंटर करता है और फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। इसके पहले इसको सांगपो के नाम से जाना जाता था। तो दिहांग गॉर्ज में एंटर करने के बाद में और मुख्यतः असम में एंटर करने के बाद से धुबरी और सदिया नाम का 2 जगह है, इन दोनों के बीच जो पूरा का पूरा मैदान फैला हुआ है, इसी को हम मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान में क्या प्रश्न पूछा गया है, एक द्वीप का नाम आपने सुना होगा, माजुली द्वीप। इसका नाम मैं नोट कर देता हूँ, यहीं से प्रश्न पूछा गया है, माजुली आइलैंड। यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसने अपने मार्ग को अवरुद्ध करते हुए जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन किया है, अवसादों का निक्षेपण किया है, वहीं पे एक द्वीप जैसा एक स्ट्रक्चर निर्मित हो गया है जिसको कि माजुली द्वीप कहा जाता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। समुद्र में हमको द्वीप दिखाई देते हैं,
उनकी संरचना अलग किस्म की है, लेकिन नदियों में जनरली द्वीप दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर या ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही बसा हुआ है। ठीक है, और सरकार ने इसे जिला का दर्जा भी दे दिया है। ठीक है, माजुली को जिला का दर्जा मिल गया है, और माजुली एक द्वीप है जो कि कहाँ पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र के मैदान में स्थित है। ठीक, इस प्रकार ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में हमको सबसे महत्वपूर्ण ये है माजुली द्वीप। पढ़ने के दृष्टिकोण से इसको ऊपरी ब्रह्मपुत्र का मैदान और निचला ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी पढ़ा जाता है, लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमको क्या क्या याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से एंटर करती है, दिहांग नामक गॉर्ज से एंटर करती है। इसके बारे में हम आगे नदियों के टॉपिक में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल ये याद रखना है कि माजुली द्वीप किसके मैदान पे है, ब्रह्मपुत्र के मैदान पे है, और कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। एक और चीज़, माजुली जो है वो ब्रह्मपुत्र के मैदान में तो है, लेकिन किस राज्य के अंतर्गत है, तो राज्य स्पेसिफिक अगर पूछा जाए तो यह असम राज्य के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र मैदान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं संरचना की दृष्टि से नदियों के आसपास किस प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं 4 नाम लिख देता हूँ, इन्हीं पे हमारा पूरा का पूरा चर्चा केंद्रित होगा। एक संरचना है, इसका नाम है भाबर। एक है तराई, एक नाम हमको मिलेगा बांगर, और एक है खादर। भाबर, तराई, बांगर और खादर। सबसे पहले हम बात करते हैं भाबर क्या चीज़ है। जैसे आप यह स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ड्रॉ किया है, इसी में ही आप 2 चीज़ों के बारे में समझिएगा। मुख्यतः यह हिमालय का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि यह शिवालिक हिमालय है, उसके ऊपर मध्य हिमालय और उसके ऊपर में बृहद हिमालय फैला हुआ है। यहाँ से जब कोई भी नदी उत्पन्न होती है, नदी का जब बहाव शुरू होता है, तो यह इन सभी से होकर के बहेगी, और अपने साथ, क्योंकि मैंने बताया था कि पूरा का पूरा हिमालय जो सीरीज़ है, हिमालय की जो पूरी श्रृंखला है, यह अवसादी चट्टानों से निर्मित हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में एक समुद्र फैला हुआ था जिसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर के अवसादों से यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे जब नदियों का प्रवाह होता है, तो नदियाँ अपने साथ इन चट्टानों को या इनमें जो भी अवसाद है इनको बहा करके ले जाती हैं, क्योंकि ये एक पूरी की पूरी चट्टानी संरचना नहीं है, यह नदी के अवशेषों से, नदी के अवसादों से बनी हुई पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, मतलब इसकी जो मिट्टी है भूरभूरी है, और नदियों के संपर्क में आने पे यह आसानी से फिसल करके बह जाती है। तो ये जो पूरी की पूरी श्रृंखला है, इसको बहा करके ले करके नदियाँ अपने साथ प्रवाहित करती चलती हैं। बड़े बड़े चट्टानों को ढाल मिल जाता है पर्वतों का, तो और आसानी से बहते चली जाती हैं। जब यह शिवालिक हिमालय को क्रॉस करती हैं, तो इसके तलहटी क्षेत्रों में आने के बाद नदियों का स्पीड भी कम हो जाता है, साथ ही पर्वतों का ढाल भी खत्म हो जाता है। इन दोनों वजहों से जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो पर्वतों के इन्हीं तलहटी क्षेत्रों में जमा होने लगती हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, बड़े बड़े चट्टानें यहीं पर इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि नदी के प्रवाह में इतनी शक्ति बची नहीं रहती कि वो इन बड़े चट्टानों को, मजबूत चट्टानों को और भारी चट्टानों को अपने साथ बहा करके दूर तक ले जाएं। तो ये जो पूरा शिवालिक है, इसके आसपास मैंने ये लोकेशन ड्रॉ किया है। यह जो पूरी संरचना है शिवालिक के आसपास, यहाँ पे ऐसा ही समूह चट्टानों का हमको दिखाई देता है। नदियाँ प्रवाहित होती हैं, अपने साथ चट्टान खूब लेकर के आती हैं, और शिवालिक के तलहटी में यहाँ पर इनको डिपॉजिट करती चली जाती हैं। यही जो संरचना है, इसको भाबर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, पर्वतीय भागों में
निर्मित वह संरचना जहाँ पे जलोढ़ शंकु पाए जाते हैं। शंकु कहने का मतलब है चट्टानों का पूरा बना हुआ इस प्रकार का शंकु क्षेत्र, ठीक है, इसको कहा जाता है जलोढ़ शंकु। ये जो जलोढ़ शंकु पाए जाते हैं इन्हीं को ही भाबर प्रदेश कहा जाता है। नदियाँ जब पर्वतों को त्याग देती हैं, मतलब नदियाँ जब पर्वतों की ढाल को अनुसरण करना छोड़ देती हैं, मतलब ये मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई, तो ढाल के मंद होने के कारण यह अपने साथ बहा कर लाए हुए बड़े कंकड़ पत्थरों को अपने साथ बहा करके और आगे नहीं ले जा पाती हैं, जिसकी वजह से इनको वहीं पर छोड़ते हुए आगे बढ़ती हैं और यह भाबर नामक जो स्ट्रक्चर है इसका निर्माण होता चला जाता है, ठीक है। इसी भाबर को ही असम क्षेत्र में इसी भाबर को दुआर कहा जाता है। एग्जाम में कभी पूछ ले कि इनमें से किस संरचना को दुआर के नाम से भी जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़ी में जनरली दुआर का मतलब होता है आंगन, लेकिन असम में दुआर का मतलब होता है भाबर प्रदेश या भाबर क्षेत्र, ठीक है। अगला है तराई। अब यहाँ पे भाबर के बाद, भाबर में तो आपने देखा कि बड़े बड़े चट्टान जो है वो एक के ऊपर एक इस तरीके से जमा होते चले गए और हजारों वर्षों के दौरान एक काफ़ी ऊंची श्रृंखला निर्मित हो गई, ठीक है, कई किलोमीटर ऊंची श्रृंखला निर्मित हो गई होगी। अब जब पानी यहाँ से गुजरती है तो पानी को तो भाई बिल्कुल छोटा मोटा स्पेस भी मिलेगा तो वहीं से एंटर करना शुरू कर देगी। इन चट्टानों के अंदर कोई कंक्रीट से तो हमने इसको फिल किया नहीं है, तो यहाँ पे गैप भरपूर मात्रा में है। नदियाँ जो हैं पर्वतों के ढाल के बाद में इन्हीं पूरे के पूरे चट्टानों के अंदर से बहना शुरू कर देती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि नदियाँ जो है वो इन क्षेत्रों में आकर के विलुप्त हो गई हैं, लेकिन एक्चुअली में वो इन चट्टानी जो स्ट्रक्चर है उन्हीं के नीचे से अपना मार्ग बना करके बह रही होती हैं। इसका मतलब है कि नदियाँ जो है वो भाबर के नीचे से होकर के बह रही होती हैं। उसके बाद में एक क्षेत्र तक ये भाबर प्रदेश फैली हुई है, उसके बाद तो भाबर का सीमा भी खत्म हो गया। भाबर का सीमा खत्म होने के बाद में जब नदियाँ पुनः जमीन पर दिखाई देती हैं, वो उस क्षेत्र में बिल्कुल, क्योंकि ये कोई एक धारा का अनुसरण तो कर नहीं रही हैं, यह क्योंकि इतने बड़े भाबर क्षेत्र के अंदर से बह रही हैं, मतलब इनका प्रवाह बिल्कुल मंद हो गया है। और मंद प्रवाह वाला जो स्ट्रीम है वो आपको पता है कि एक दिशा का अनुसरण नहीं कर पाता है, बल्कि उसे जहाँ मार्ग मिला वहीं फैल जाता है। इस प्रकार भाबर प्रदेश के बाद में ये नदियाँ जो हैं वो अपना जल एक स्ट्रीम या एक मार्ग में इस तरीके से बहा नहीं पाती हैं, बल्कि ये बिल्कुल एक गिलास का पानी जैसे कि आप फर्श पर बिखेर दो तो किस प्रकार से नीचे फैल जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी पूरी नदियाँ जो है वो फैल जाती हैं। इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है तराई क्षेत्र, ठीक है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। ये तराई क्षेत्र खास करके यूपी बिहार वाले क्षेत्र में हमको ज़्यादा दिखाई देता है। इसका एक बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि यहाँ पे भूमि काफ़ी उर्वर होती है, भूमि में नमी की मात्रा पर्याप्त होती है, यह काफ़ी जैव विविधता का केंद्र होता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि यहाँ पे मच्छर और जलीय जीव बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यह मनुष्यों के रहने के लिए अनुपयोगी हो जाता है, ठीक है। कीड़े मकोड़े और मच्छर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यह मनुष्य के निवास की दृष्टि से सर्वथा अनुपयोगी हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया कि पर्वतों के नीचे के भाग में भाबर से थोड़ा आगे जब चलेंगे तो हमको तराई नाम का क्षेत्र दिखाई देगा। यह पर्वतों के समानांतर विकसित होता है, ठीक है। भाबर भी और तराई भी पर्वतों के समानांतर विकसित होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि नदियों का जो प्रवाह है भाबर प्रदेश में आने के बाद में लगभग भूमिगत हो जाता है, मतलब भूमि के नीचे से बहने लगती हैं, और भाबर प्रदेश समाप्त होने के बाद में यह पुनः जब जमीन पर दिखाई देती हैं तो एक धारा का प्रवाह नहीं रह जाता, बल्कि पानी जो है वो पूरे मैदानी क्षेत्र में फैल जाती है और एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसी दलदली क्षेत्र को हम तराई के नाम से जानते हैं। और सरकार ने अपने प्रयासों से इस पूरे क्षेत्र को कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित किया है। हालांकि अगर हम ऐतिहासिक रूप में देखें तो इस क्षेत्र में कीड़े मकोड़े या जैव विविधता का बहुत ज़्यादा विस्तार था और
यह मनुष्य के रहने के लिए उपयोगी नहीं था। लेकिन आज के समय में क्योंकि भूमि इतनी कीमती हो गई है और इतनी उर्वर भूमि को तो कोई व्यक्ति वैसे ही नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो किसानों का भरपूर जनसंख्या यहाँ पर हमको निवास करता दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार हमने दो प्रमुख मैदानों की चर्चा की, पहला है भाबर और दूसरा है तराई। तीसरा है बांगर। बांगर और खादर, इनको समझना बड़ा आसान है। मैं बिल्कुल इन दोनों को एक लाइन में आपको समझाने का अगर प्रयास करूं तो नदियाँ वर्ष भर एक जैसा जल मात्रा तो कैरी नहीं करता है। वर्षा के दिनों में इसमें जल मात्रा जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मान लीजिए कि सामान्यतः औसतन यह किसी नदी के बहने की चौड़ाई है, इतने ही दूरी पर कोई नदी जो है वो बहती है। लेकिन जब बारिश ज़्यादा होगी तो इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब पानी का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तब नदियों की जो तट होती हैं वो फैल जाती हैं, मतलब यहाँ तक पानी का बहाव हमको देखने को मिलेगा। लेकिन समय के बाद में धीरे धीरे फिर से पानी की कमी होती जाएगी और फिर से इसकी धारा जो है वो सिकुड़ करके अपने पूर्ववर्ती क्षेत्र में बहने लगेगी। लेकिन जब नदियाँ इतने समय तक या साल के 1-2 महीने इतने चौड़े क्षेत्र में जब बहती हैं तो जाहिर है वो अब यहीं पे अपने सेडिमेंट्स का भी डिपॉजिट करेंगी, अपने साथ लाए हुए अवसादों को भी यहाँ पे डिपॉजिट करेंगी नदी के दोनों तरफ, और हर साल यही प्रक्रिया दोहराएगी। हर साल यही प्रक्रिया दोहराने से यहाँ पर नए नए डिपोजिशन हर साल आते रहेंगे, नई मिट्टी का जमाव हर साल होता रहेगा। यही जो मिट्टी हर साल नए या पुनरावृत्ति हो करके नई मिट्टी जो जमा होती रहती है, इस मिट्टी को हम कहते हैं खादर मिट्टी। इस मिट्टी को हम कहते हैं खादर। खाद से याद रखिएगा, खाद मतलब उर्वर भूमि, और नदियाँ जो हर साल नई मिट्टी लेकर के आ रही है वो बहुत उर्वर होती है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, खादर। लेकिन मान लीजिए कि कभी नदी का बहाव बहुत ज़्यादा रहा हो और नदियाँ जो है वो इतने बड़े क्षेत्र में फैल रही हों, नदियाँ इतने बड़े क्षेत्र में बह रही हों, उस समय भी इसने यहाँ पे मिट्टी बिछाई होगी, है ना, यहाँ पे भी इसने मिट्टी बिछाई होगी, लेकिन हर साल वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। मतलब हर साल वहाँ पे नए सिरे से मिट्टी नहीं पहुँच पा रही है, और नया मिट्टी हर साल नहीं पहुँच पा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मिट्टी जो है वो काफ़ी पुरानी हो गई होगी। ये जो पुरानी मिट्टी है, इसी पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है, इस पुरानी मिट्टी को ही कहा जाता है बांगर। नदियों के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर हर साल या एक लंबे समय से मिट्टी जो है वो बदली नहीं है या उसके ऊपर से नए खादर मिट्टी का जमाव नहीं हुआ है, उस पुरानी मिट्टी को कहा जाता है बांगर, और हर साल जो नई मिट्टी जमा होती है उसको कहते हैं खादर। ठीक है, खादर क्या होता है, जहाँ पे नदियों द्वारा लाया गया बाढ़ का जो पानी है हमेशा फैलता है और नई जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार यहाँ पर करती है, निर्माण करती है, या अपने अवसादों को यहाँ पर छोड़ करके आगे बढ़ती है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं खादर। मतलब खाद जैसा है, खादर से साउंड कर रहा है खाद, मतलब यहाँ पे उर्वरता अच्छी होती है, भूमि की फर्टिलिटी अच्छी होती है, साथ ही यहाँ पर जल उपलब्धता अच्छी होती है। दूसरी तरफ बांगर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत पुराने जलोढ़ मिट्टी हैं, लेकिन जिनका उर्वरता अब समाप्त हो गया है और हर साल यहाँ पर नई मिट्टी नहीं पहुँच पा रही है। इस मिट्टी को हम कहते हैं बांगर। ठीक है, इस मिट्टी का क्षरण इतना ज़्यादा हो गया है कि अब यहाँ पर केवल कंकड़ पत्थर बचे हुए हैं। जो मुख्य रूप से जो उर्वर भूमि थी वो समाप्त हो गई है या उस मिट्टी का कटाव हो गया है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बांगर। ठीक, तो मैंने आपसे आज 4 स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है। एक है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और चौथा है खादर। इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इन बिंदुओं पर आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। साथ ही मैंने क्लास के शुरुआत में आपसे डिस्कस किया था कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में भी हमको कुछ मैदान दिखाई देते हैं समुद्र के तटीय क्षेत्रों में। इन तटीय मैदानों को हम किन नामों से जानते हैं, तो मैं आपसे क्लास के शुरुआत में इसकी चर्चा कर चुका था कि गुजरात के जो तटीय क्षेत्र हैं इनको काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। गुजरात के दक्षिण से लेकर के गोवा तक का जो पूरा क्षेत्र है इसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। इसका खास करके इसका पूरा विस्तार हमको महाराष्ट्र में दिखाई देता है। गोवा के मध्यवर्ती क्षेत्र से लेकर के पूरा का पूरा कर्नाटक
कन्नड़ तट या किनारी तट के नाम से जाना जाता है। और केरल में फैला हुआ पूरा तटवर्ती क्षेत्र मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में फैला हुआ पूरा तटवर्ती क्षेत्र, साथ ही आंध्र प्रदेश का कुछ दक्षिणी तटीय क्षेत्र भी कवर कर लेंगे। इस पूरे क्षेत्र को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी तटवर्ती क्षेत्र उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और उड़ीसा का पूरा तटीय क्षेत्र उत्कल तट या कलिंग तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से समुद्र तटीय मैदानों में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब हम भारत के प्राकृतिक विभाजन में किन चीज़ों की चर्चा कर चुके हैं, मैं एक बार वापस से पिछले क्लासेस की समरी आपको दे दूं। हमने शुरू किया था भारत के प्राकृतिक विभाजन के बारे में। प्राकृतिक विभाजन में हमने सबसे पहले बात किया था पर्वत के साथ हमने बात किया प्रमुख दर्रे, साथ ही हमने चर्चा किया है पठार के बारे में, और आज की क्लास में हमने चर्चा किया है मैदानों के बारे में। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। अगली क्लासेस में हम मैदानों के बाद में हमने तटीय मैदान भी चर्चा किया। तटीय मैदान, इन सब के बाद में हम अपने अगले क्लास में भारत में नदी अपवाह तंत्र की चर्चा शुरू करेंगे। नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के प्रीलिम्स या और मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। साथ ही व्यापम की परीक्षाओं में भी नदी अपवाह तंत्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नदियों के विस्तार, नदियों की लंबाई, नदी जल विवाद, इन सभी से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सभी के बारे में हम अपनी अगली कक्षाओं में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।